बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेटा मैं आपको कुछ बताने वाला था। इस तरीके की आपने प्रैक्टिकल नोटबुक ले लेनी है। मेरे पास ये किसी स्टूडेंट की पड़ी हुई थी, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये एक सिंपल कॉपी है इस तरह की, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि साइंस की कॉपी आप लोग लीजिएगा। तो ये एक साइंस की कॉपी है ये वाली। अब इसमें यह है कि इसके अगर आप स्टार्टिंग वाले पेज भी देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पेज जो है इसका ब्लैंक है और दूसरा जो पेज है इसका वो लाइनिंग वाला है। कुछ इस तरीके से ये लाइनिंग वाला पेज है, ये जो है ब्लैंक पेज है, और ये सब इसी तरीके से ही आगे चलता है हमारे पास। अब इन्होंने जैसे कि प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, आप बिल्कुल वैसे ही इसको लिखेंगे जैसे कि आपने जो पिक्चर बनाई हुई है वो पिक्चर जो है वो आपकी इस पेज के ऊपर आनी चाहिए। और उस पिक्चर के नीचे जो उसका नेम है, जैसे कुछ भी आपने लिखना है उसकी हेडिंग देनी है। जैसे ये लिखा हुआ है बिफोर और इसमें नीचे लिखा हुआ है आफ्टर, तो ये लेड पेंसिल से लिखा हुआ है। आप लेड पेंसिल ही इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इधर है कैलकुलेशन। जैसे कि इन्होंने इधर ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि कैसे हमने करना है इसको, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी है तो वो इन्होंने इधर ही लिखा हुआ है। अभी आपका ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपका जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों ने किया हुआ है, मैं आपको अभी भी उसको बताऊंगा भी। तो लेकिन ये उसका मेथड है लिखने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये है कि इधर जो फार्मूला आपको दिया हुआ है जो आपने भी करना है वो आपका इस पेज के ऊपर होगा जैसे इन्होंने किया हुआ है। और आप ये देखें ये सब कुछ लेड पेंसिल से है, कुछ भी परमानेंट पेंसिल के साथ नहीं है। जबकि जो ये वाला इसका पोर्शन है ब्लैंक वाला, इसके ऊपर प्रोसीजर है, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर है कंपाउंड का तो वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर है। और फिर उसके बाद इधर इसका कंक्लूजन है या एंड पॉइंट जो भी है उसका वो इस पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। ये था आपके लिए प्रोसीजर लिखने का मेथड। अब हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल था उस प्रैक्टिकल का जो हमने परफॉर्म किया था वो मैं आपको बता तो चुका था कि कैसे हमने करना है उसकी स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा भी उसको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या था। हमारा ये कुछ ऑब्जेक्ट जो है आप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट में आपका आएगा द डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। अब हमारे पास जो पहले स्टेटमेंट है ज़रा उसको देखें। जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी वो क्या थी, एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, और ये आप जो एक्सपेरिमेंट है ये आप ब्लैंक पेज और लाइनिंग वाला पेज दोनों के ऊपर लिखेंगे। लेकिन ये जो ब्लैंक पेज है ये वाला, इसके ऊपर आप लेड पेंसिल से लिखेंगे, इसके ऊपर लेड पेंसिल से लिखेंगे, जबकि इसके ऊपर आप परमानेंट पॉइंट से लिखेंगे। ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था, 3 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 is dissolved in 100 ml of 100 milliliter of 100 milliliter of the solution find the percentage purity, find the percentage purity of given sample, percentage purity of given sample
You are provided, you are provided with point 0.0 0.0167 मोलर पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये हमें हमारी एक पूरी स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर फाइंड करना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल, और सैंपल है हमारे पास क्या, FeSO4। ठीक है, हमारे पास जो है वो FeSO4 का वो सैंपल है। इस FeSO4 की हमें परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है कि ये जो है सैंपल हमारा कितने परसेंट प्योर है। उसके बाद नीचे आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट लिख के उसके नीचे आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे, और ऑब्जेक्ट आप जिस तरीके से आप ब्लैंक पेज के ऊपर उसी तरीके से लाइनिंग वाले पेज के ऊपर भी आप लिखेंगे। इसमें हमने क्या करना है, टू डिटरमाइन दी फेरस आयन, और ये फेरस आयन होता है Fe2 पॉजिटिव कंटेंट इन गिवन सैंपल by redox titration against K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसके अगेंस्ट हमें ये लेना हो। उसके बाद होगा नीचे रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले होगा अपरेटस। ये आप सिर्फ ब्लैंक पेज के ऊपर लिखेंगे, ये जस्ट ओनली ब्लैंक पेज के ऊपर लिखेंगे आप अपरेटस में आपको चाहिए फनल, आपको चाहिए बीकर, आपको चाहिए स्टैंड, आयरन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, पाइपट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, विद स्टैंड, reagent bottle, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर जो फर्स्ट है वो है अपरेटस। सेकंड है रिक्वायरमेंट के अंदर वो होंगे केमिकल। वो क्या होंगे, केमिकल। ये आप हेडिंग देंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे जो जो आपके केमिकल हैं, मसलन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, पोटाशियम डाइक्रोमेट। आप इनके नेम भी लिखेंगे और आगे ये फार्मूला भी लिखेंगे, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, फेरस सल्फेट, इधर आप ऐसे लिखेंगे इसको, पहले फेरस सल्फेट, आगे इसका फार्मूला FeSO4,
आगे आप लिखेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट, नीचे इसके इसको आप ए बी सी बी इस तरीके से कर लें। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और इंडिकेटर, ठीक है, ये आपके, और वाटर, डिस्टल वाटर, ठीक है, ये आपके केमिकल होंगे इसके अंदर। उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमने जो इसके अंदर मैथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके वाइवा के और क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग भी ये इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक टर्म आपने यूज़ किया टाइट्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये टाइट्रेशन क्या है। व्हाट इज़ द टाइट्रेशन? टाइट्रेशन क्या है? दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक मेथड, द वॉल्यूमेट्रिक मेथड for determination of the concentration of unknown solution with the help of a known solution। नॉन यानी कि स्टैंडर्ड, जिसको आप स्टैंडर्ड यहां पे लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन the solution of known strength, the solution of known strength, जिसकी हमें स्ट्रेंथ बताई गई हो। जैसे कि आप देखें कि ऊपर जो मैंने एक्सपेरिमेंट लिखाया, आपको K2Cr2O की K2Cr2O7 की जो कंसंट्रेशन है वो बताई है 0.0167, तो ये आपके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये होगी स्टैंडर्ड। और दूसरा हमने इसमें इंडिकेटर यूज़ किया है, वो है आपका डाइफिनाइल अमाइन, ये इंडिकेटर होगा। और फिर उसके इंडिकेटर, इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अगर कोई पूछे कि इंडिकेटर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द सब्सटेंस दैट इंडिकेट द, इट इज़ द सब्सटेंस that indicate the point, that indicate the point of just completion of the reaction, of just completion of the रिएक्शन, और जस्ट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। और जस्ट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। उसको क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। बाय चेंजिंग द कलर, ठीक है। इट इज द सब्सटेंस दैट इंडिकेट द पॉइंट ऑफ जस्ट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग द कलर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये होती है हमारे पास इंडिकेटर। और सैंपल, जिसकी हमें अननोन कंसंट्रेशन जो हो उसको हम सैंपल कहते हैं, जिसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होती है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल क्या होगा इसके अंदर? प्रिंसिपल ये होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल से पहले बल्कि
आप लिखेंगे कि आपको प्रोवाइडेड क्या क्या चीज़ें हैं आपको। अब ये जो सारा कुछ मैंने बताया ना, ये डेफिनेशन वगैरह, ये आपको कॉपी के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉपी के एंड के ऊपर आप अगर चाहें तो इसको लिख लें, वरना इसको ना मैं चेक करूँगा ना लिखने की ज़रूरत है। वैसे आपको पता होनी चाहिए ये वाली जो डेफिनेशंस हैं मैंने जो अभी अभी बताई हैं आपको, ठीक है। टाइट्रेशन की क्या है, इंडिकेटर की क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा, इसको आप लिखेंगे ब्लैंक पेज के ऊपर। इसको आप लिखेंगे किधर, ब्लैंक पेज के ऊपर। ये साथ साथ सुन के फिर आप वैसे वैसे बनाइएगा कॉपी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप लिखेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.0167 मोलर। सैंपल सॉल्यूशन ये होगा FeSO4.7H2O। ये 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होते हैं। इंडिकेटर ये होगा डाइफिनाइल अमाइन। एंड पॉइंट लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर। और उसके नीचे हो जाएगी आपके पास इक्वेशन। इधर आप हेडिंग देंगे, और ये जो इक्वेशन है ये भी आप ब्लैंक पेज के ऊपर ही लिखेंगे। ये होगी K2, ये K2 Cr2O7 प्लस 6 FeSO4.7H2O प्लस 7H2SO4, ठीक है। तो इसमें ये है हमारे पास ये रिएक्टेंट, और फिर इससे नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट आएंगी। मैं प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूँ, आप इसके सामने लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप एक ही लाइन में लिखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको वो सारी एक ही दफ़ा ये वीडियो में नज़र आए। तो प्रोडक्ट इसका जो आएगा आप लोगों के पास वो होगा K2SO4, K2SO4, और उसके बाद है क्या बनेगा, हाँ, प्लस 3Fe2 और SO4 थ्राइस प्लस Cr2 इंटू SO4 थ्राइस प्लस 7H2O। आप ये वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट आप इस एरो के सामने लिखेंगे, एक ही लाइन में इनको लिखेंगे। अगर ना पूरा आए तो थोड़ा बहुत आप एक आध जो है वो नीचे प्रोडक्ट का लिख लीजिएगा, लेकिन आप लिखेंगे इसको इक्वेशन, क्योंकि एक ही लाइन में लिखी जाती है। तो ये आपका काम होगा कहाँ पर, आपका ये काम होगा ब्लैंक पेज के ऊपर। अब यहाँ से आपको इस इक्वेशन से मोल रेशो पता चल रही है। मोल रेशो here K2 Cr2O7, और रेशो क्या है इसकी FeSO4 के साथ। अब आप देखें कि रिएक्टेंट में आपका ये K2 Cr2O7 ये 1 और ये 6, ठीक है। तो ये 1 मोल, ये 6 मोल, यानी कि ये 1:6 ये इनके दरमियान रिलेशन होगा। 1:6 का इनके दरमियान ये रिलेशन होगा।
ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास ये है रिडॉक्स टाइट्रेशन, और जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर रिडक्शन और किस जगह के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी देखिएगा। ऑक्सीडेशन आपके पास है फेरस सल्फेट, यानी कि आपके पास है Fe+2। दिस Fe+2 विल गोज इनटू Fe+3 में। Fe+2 किस में जाएगा? Fe+3 में। प्लस ये रिलीज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन, प्लस इसने रिलीज़ क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन। और ये टोटल कितने हैं आपके पास? ये है 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो यानी कि 6 टाइम इसकी ऑक्सीडेशन होगी। 6 FeSO4 है ना, तो 6 टाइम इसकी ऑक्सीडेशन होगी। फिर है आपके पास रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होगी? Cr2O7, और ये -2 मैं कर देता हूँ, चलिए -2। K2Cr2O7 थे, दो जो K हैं, K पॉजिटिव इससे अलग हो गए, तो बाकी ये वाला रह गया। ठीक है, प्लस इसके साथ है 14 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसको कहाँ से मिले आपको पता है कि आपके पास H2SO4 है, वो जो H2SO4 है उसमें 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, 7H2OSO4, तो ये 14 हाइड्रोजन प्लस ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड अप होंगे, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी क्रोमियम +3 में, और +7H2O इसके साथ रिलीज़ होगा। तो ये होगा आपके पास ऑक्सीडेशन वाली स्टेज के ऊपर, ये होगा आपके पास रिडक्शन वाली स्टेज के ऊपर। ठीक है, और जो नेट है, अगर मैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नेट लिखूं तो वो कुछ ऐसे होगा। वो तो हमने पूरी इक्वेशन लिखी थी, ये है 6Fe++, सॉरी ये 2 टाइम है, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट होगा 6Fe 3 टाइम पॉजिटिव Fe+3 में, प्लस 2Cr प्लस में, और +7H2O इससे मिलेगा। ये रिडॉक्स जो रिएक्शन है वो मैंने आपके सामने लिखा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है आयरन का, क्रोमियम का, और ये वाला, ये जो नेट आपके पास है ये नेट रिएक्शन है। ठीक है, ये नेट रिएक्शन है, और ये वाला क्या है आपके पास? ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। और ये वाला जो काम है, ये वाला भी आपने ब्लैंक पेज के ऊपर ही करना है लेड पेंसिल के साथ। ये वाला जो काम है बेटा, कान खोल के सुन लें, गलत ना लिखिएगा, वरना कॉपी आपकी क्रॉस में करूँगा, फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना होगा। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद बेटा प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो आपको उस वक्त भी जब हमने लैब में किया था आपको पता था, आपको बताया था मैंने कि जो स्टैंडर्ड है उसको आपने ब्यूरेट में लेना है, और स्टैंडर्ड हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो फेरस सल्फेट है इसको हमने पिपट के साथ फ्लास्क में लेना था, और फिर उसमें इंडिकेटर डालना था कोई 2 से 3 ड्रॉप, और फिर उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की डाली थी, और फिर हमने इसको टाइट्रेट किया था टिल द एंड पॉइंट तक। तो ये जो प्रोसीजर जो आपने लैब के अंदर देखा और किया वो सारा आप इधर लिखेंगे प्रॉपरली, उसको पॉइंट बना के। ठीक है, कि आप इस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, ये फिर पॉइंट, इस तरीके से आप पॉइंट बनाएंगे एरोज़ के साथ, और वहाँ पर आगे लिखेंगे ऐड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे K2Cr2O7 इन द ब्यूरेट। देन आपने क्या किया? जो आपने किया बेटा जी वो आपने सब कुछ प्रोसीजर के अंदर विद डिटेल आपको वो लिखना होगा। ठीक है, अब
आपने ये कर लिया। उसके बाद होता है कि आपने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। और उस ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक टेबल भी बनवाया था। उस ऑब्जर्वेशन और टेबल कैलकुलेशन मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें आपने 3 टाइम इसकी रीडिंग्स लेनी थी, ठीक है, इस तरीके से। और ये था आपके पास सीरियल नंबर, और ये था आपके पास इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, और यहाँ पर था वॉल्यूम यूज्ड। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू या इनिशियल रीडिंग, यहाँ पर लिखेंगे फाइनल रीडिंग, इधर क्या आएगा फाइनल रीडिंग, और यहाँ पर आएगा वॉल्यूम यूज्ड कि उसमें वॉल्यूम कितना यूज़ किया गया है। और फिर यहाँ पर आप उसका एवरेज वॉल्यूम निकाल के लिख देंगे कि उसका एवरेज वॉल्यूम कितना आ रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो उनको 3 के ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो आप उसका एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज यहाँ पे आप इस टेबल के साथ ऐसे लिख देंगे, और साथ उसके लिखेंगे मिलीलीटर के एवरेज इतने मिलीलीटर उसके अंदर वो यूज़ हुआ है। ये आपका यहाँ पर टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इनिशियल उसको कहाँ से स्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें आपका जो इनिशियल है वो 0 है, और आपने जब स्टॉप किया तो तब उसका वो 3 उसकी रीडिंग आई थी, तो टोटल जो वॉल्यूम यूज़ हुआ वो 3 था। और फिर इसी तरीके से जब आप सेकंड वाले की लेंगे तो जो इसका फ़ाइनल है वो इसका इनिशियल होगा 3, और इसके लिए जब फाइनल उसने एंड पॉइंट आ गया तो फिर उसकी रीडिंग क्या थी 5 पॉइंट, फ़र्ज़ करें 5.8 थी, तो फिर यहाँ पर जो आ जाएगा उसका वॉल्यूम यूज़ वो 2.8 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी मैंने ब्रीफली आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद होगी इसकी कैलकुलेशन कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर लेंगे स्टैंडर्ड और सैम्पल। स्टैंडर्ड, और ये सब कुछ ब्लैंक पेज के ऊपर है, ये टेबल भी ब्लैंक पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये नेट रिएक्शन ये सब कुछ ये ब्लैंक पेज के ऊपर है। जस्ट जो प्रोसीजर है वो आप लाइनिंग वाले पेज के ऊपर लिखेंगे, स्टैंडर्ड वर्सेस सैंपल। और स्टैंडर्ड है K2CR2O7, ये था आपके पास FeSO4, ये होगा M1V1/N1 इज़ इक्वल टू M2V2/N2। अब यहाँ से जो N1 है और N2 वो आपको मोल रेशो जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी, आपको इधर इक्वेशन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखें मोल रेशो आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ये N1 है, ये N2 है, ये K2CR2O7 का N है, ये FeSO4 का N है, ठीक है। तो आपके पास ये N वैल्यू तो आ गई। अब जो M1 है वो उसकी वैल्यू भी आपको स्टैंडर्ड की गिवन है, यानी कि M1 की जो वैल्यू है वो थी 0.0167 और ओवर थी 1 मल्टीप्लाइड बाय V1। और ये V1 आपको मिल जाएगा कहाँ से, आपको ये मिलेगा ब्यूरेट से। आपको कहाँ से ये मिलेगा, ब्यूरेट से। और ब्यूरेट ने जितना यहाँ पे यूज़ किया वो आपके पास ये वाली आपकी रीडिंग इधर आ जाएगी। इस इक्वल टू M2 ये हमें फाइंड करना है, प्लस ये आपने पाइपट के साथ जो वॉल्यूम लिया था वो वाला है, आपने लेट्स सपोज 5 ml लिया था, ठीक है। और उसके बाद ये N2 इसके आपके पास 6 है। आपको ये इसके अंदर फाइंड आउट करना है M2। ब्यूरेट से आपके पास रीडिंग आ जाएगी कोई भी, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास M2 की वैल्यू निकल आएगी, और जो M2 की वैल्यू है लेट्स सपोज वो निकल आई है 0.1। मैंने ऐसे एक फ़र्ज़ी ये ली है, आपकी जो भी निकले आप वो उसको ले लीजिएगा। ये M2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें चलना है नेक्स्ट कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी हमें कैसे फाइंड करनी है। अमाउंट पर लीटर, अब आप लिखें यहाँ पर अमाउंट पर लीटर ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू
मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर वेट, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर वेट। ठीक है, अब जो मोलैरिटी है यहाँ से जो M2 आपने निकाली थी, फ़र्ज़ करें जो मैंने ये फ़र्ज़ी रीडिंग ले रहा हूँ वो 0.1 है, और जो इसका आपके पास सैंपल का था वॉल्यूम वो आपके पास है 270, वो कितना था 270 ग्राम होता है। ठीक है, या 278 होता है, आई थिंक 278 है जी, 278 होता है। तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फ़र्ज़ करें ये करने से आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये होगा ग्राम पर लीटर में, ये किस में जाएगा इसका यूनिट, ग्राम पर लीटर में। तो ये आपकी अमाउंट पर लीटर फेरस सल्फेट की आ जाएगी। ठीक है, फेरस सल्फेट का जो मोलर वेट है उसकी मोलैरिटी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब है जी नेक्स्ट आपके पास बेटा 100 मिलीलीटर ऑफ सैंपल सॉल्यूशन contain 3 ग्राम ऑफ द सैंपल, 3 ग्राम ऑफ द सैंपल। अब ये 3 ग्राम आपको कहाँ से मैं ले रहा हूँ, आपके एक्सपेरिमेंट की जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें 3 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। तो मैं अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जस्ट कर रहा हूँ, और वो इस तरीके से कि ये है आपके पास 100 ml ऑफ द सैंपल सोल्यूशन, जो 100 ml है ये भी हमें एक्सपेरिमेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है। उसकी जो कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर वो है 3 ग्राम। ठीक है, और ये फिर ये 100 में है तो एक में कितनी होगी, ये होगी 3/100। ठीक है, और ये फिर उसके बाद है कि लीटर में कितनी होगी, और लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर ये आ जाएगा 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और यहाँ पर आपके पास जो आंसर इधर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। 30, ये 3 नहीं है, 30 ग्राम पर लीटर आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कितने परसेंट प्योर है। बैठिए प्ला, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज प्योरिटी ये होगी आपके पास 2.78 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है। इसके साथ आपके पास परसेंटेज उसकी प्योरिटी निकल आएगी। जो मेरे पास है डाटा उसके अकॉर्डिंग इसकी इतने परसेंट प्योर होगा। तो जो आपके पास डाटा आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आए आपने उसको वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको निकालना है सारे प्रैक्टिकल की, और इसकी ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और ये जो अभी ये जितनी मैंने कैलकुलेशन की है ये सारी की सारी ब्लैंक पेज के ऊपर आएगी विद लेड पेंसिल के साथ आपको ये लिखना होगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।